अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नाज़रीन सामीन, मैं हूं रहमत एम्पावरमेंट वाला, लीड फैसिलिटेटर रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी और आपका होस्ट एम्पावरिंग माइंड के एक और एम्पावरिंग सेशन के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप मुझे देख रहे हैं मेरे लिंक्डइन रहमत एम्पावरमेंट वाला पर, और इसी इंटरव्यू को आप रिकॉर्डेड सेशन में देख सकेंगे मेरे यूट्यूब और फेसबुक रहमत एम्पावरमेंट वाला पर। आपने आज हमारे साथ रहना है क्योंकि आज हमारे साथ फरहान हैदर भाई मौजूद हैं और फरहान हैदर भाई हमारी रेहान स्कूल टीम का हिस्सा हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने मुझे टाइम दिया और आज पहली बार मैं इनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो फरहान भाई के बारे में बताऊं तो ये खैरपुर से इनका ताल्लुक़ है और पिछले 1.5 साल से हमारी रेहान स्कूल टीम का हिस्सा हैं और वाइब कोडिंग प्रोजेक्ट को जो है वो ये मैनेज करते हैं। और इनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो वाइब कोडिंग की हमारी बुक्स कंप्लीट की, और ये कई सारी वेबसाइट जिन पे हम काम करते हैं उनको बनाने, उनको मैनेज करने का जो सेहरा है वो फरहान भाई को जाता है। और आज सिर्फ हम एक इंटरव्यू नहीं करेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि फरहान भाई के रेहान स्कूल से पहले की जर्नी और रेहान स्कूल के साथ जो इनका जर्नी रहा और क्या क्या इनमें तब्दीली आई, किन किन चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ा, उन सब के बारे में इनसे बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो खुश आमदीद एम्पावरिंग माइंड्स, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रहमत भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसे खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरहान भाई। अगेन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हैं, बट थैंक यू सो मच अगेन फरहान भाई। या वेलकम सर। जी फरहान भाई, मैंने आपको छोटा सा तारुफ दिया अपनी ऑडियंस को, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा बहुत अच्छे तरीके से तारुफ करवाया। जैसे कि मेरा नाम है फरहान हैदर और मैं एक वेब डेवलपर हूँ और पिछले 1.5 साल से रेहान फाउंडेशन में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ। एज इंटर्न आया था, उसके बाद जूनियर लेवल पर डेवलपमेंट और फिर एज ए वेब डेवलपर और फिर वाइब कोडिंग की टीम को संभालना और प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, रेहान अकेडमी, रेहान डॉट एजुकेशन, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और रेहान अकेडमी में कोडिंग, SCCL के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको संभालना टीम के साथ, ये मैंने सर अंजाम दिया अभी तक। ज़बरदस्त फरहान भाई, और हम देख रहे होते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत बिजी होते हैं। बल्कि कभी कभी मैं आपको रात को 10-11 बजे भी मैसेज करके तंग कर रहा होता हूँ कि फरहान भाई ये वेबसाइट नहीं चल रही है या ये स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहा, और आप बहुत हम्बली और काइंडली जो है वो आप मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स एंड सर्विसेज टुवर्ड्स दैट फरहान भाई, अप्रिशिएट दैट। थैंक यू, यही मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के काम आए और हमारा क्या। थैंक यू सो मच फरहान भाई। अच्छा फरहान भाई, खैरपुर से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपका जहन बना कि आपने कोडिंग की तरफ जाना है, या आपको इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ इस तरफ? अच्छा, सबसे पहले मैं अगर स्टार से जर्नी बताऊं तो मैं खैरपुर मीरठ से हूं और मैंने प्राइमरी और हाई स्कूल की स्कूलिंग वहीं पे की। और मुझे सबसे पहले कमाने का जो शौक़ था, यानी कि टीचिंग में जो मेरा शौक़ पैदा हुआ, वो 8th क्लास से हुआ। जब मैं 8th क्लास से था तो मेरे जो कज़न्स थे या क्लास फेलोज़ थे या एक जूनियर थे 7th क्लास में, 6th क्लास में, उनको मैं मैथ्स पढ़ाया करता था, इंग्लिश पढ़ाया करता था, ग्रामर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से मेरा यानी अर्न करने का माइंडसेट भी डेवलप हुआ और मेरी टीचिंग और कॉन्फिडेंस भी, ये चीज़ें मुझे मिली। एक्सपीरियंस भी मिला कि टीचिंग कैसे होती है और कैसे पढ़ाया जाता है। मैं अपने फेलोज़ को पढ़ाया करता था, वो भी यानी कि तारीफ़ भी करते थे, तो एक ये फ़ील आती थी कि भाई हाँ, मैं इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और मैट्रिक जैसे ही हुई तो मैट्रिक के बाद मैंने अपना एक छोटा-सा सेंटर खोल लिया, जहाँ पे 7 से 8 बच्चे आते थे। और मैं वहाँ पे ना जैसे एक दोस्त के साथ मैंने वो किया था, तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ पढ़ाना और दोस्त इंग्लिश पढ़ाता था और बायोलॉजी वगैरह। तो हमने एक छोटा-सा एकेडमी सेंटर खोल लिया, जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे और ऐसे ही मैं इस जर्नी को आगे ले गया। और इंटर के बाद जब सब बच्चे फ़ैसला करते हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्राम किए जाएँ, तो वहीं पे मैंने पॉज़ करके सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि जैसे कि मेरा माइंड अर्न करने पे ज़्यादा फ़ोकस करता था और सॉल्यूशन निकालने में फ़ोकस करता था और डीप जाने में, मैथमेटिक्स हो या फिज़िक्स, ये मुझे अच्छे तरीके से समझ आती थी, केमिस्ट्री हो, फ़ार्मूले वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी फ़ील्ड, क्यों कंप्यूटर साइंस में भी मेरा इरादा था और इंटरेस्ट भी था। मैंने कहा क्यों ना कोई ऐसी फ़ील्ड सेलेक्ट की जाए जिसमें मुझे मज़ा भी आए और अर्न भी कर सकूँ और आगे फ्यूचर भी हो।
तो मैंने फिर कोडिंग सीखने में अपना टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया। इंटर करने के बाद 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने टेस्ट वगैरह दिए, लेकिन मैं अपनी स्टडी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सका रेगुलर बेस पे। उसके बाद मैंने यानी कि एक फ़ैसला किया कि मैं कराची जाके अपॉर्चुनिटी ढूँढता हूँ और वहाँ पे 2-3 मंथ्स रह के मैं अपनी कोडिंग स्किल को पॉलिश करके और इसी में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी जो स्किल थी कोडिंग वेब डेवलपमेंट की, पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखी, उसके बाद बैक एंड का एक्सपोजर लिया और ये सीखते सीखते मुझे एज ए इंटर्न मैंने काम किया है कराची की एक विंस्पायर सॉफ्टवेयर हाउस में। उसके बाद मैंने मेरा एक दोस्त नूर भाई, आप जानते होंगे, वो भी रेहान जी। फाउंडेशन में काम कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप भाई अगर आप आना चाहते हैं, आपने इंटर्नशिप भी कर लिया और अपनी स्किल को पॉलिश भी कर लिया, तो यहाँ पे आके एआई का एक्सपोजर ले लें कि एआई से कैसे काम होता है। ये स्कूल उन्होंने मुझे बिल्कुल ए टू जेड यानी कि समझाया कि इस स्कूल का करिकुलम क्या है और क्या क्या होता है, वहाँ पे वाइब कोडिंग होती है और सारी चीज़ें। तो मैंने नवंबर 2024 में रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन किया और जिस दिन मैं पहले दिन आया था, उसी दिन ही शायद ये वाइब कोडिंग की बुक्स वगैरह बनी थी। बुक 1 पहले से थी, लेकिन बुक 2 और 3, 4, 5 ये उसी दिन बनी जिस दिन मैं आया था, एक पहले ही हफ्ते ही। तो पहले हफ्ते काम जैसे आपको पता है कि करिकुलम इंटरव्यू होता है, कॉल नहीं करना होता है, कैमरा पोस्ट 1 वीक तक वो किया। उसके बाद सर रेहान ने बोला कि सारे फोकस इससे हटा के आप सारा फोकस अपनी वाइब कोडिंग पे लगा दें, ताकि हमें एक ये भी करिकुलम में ऐड हो चुका था कि अब कोडिंग करना भी लाजमी बन चुका था हर बच्चे के लिए। तो उन्होंने बोला कि न्यू न्यू एक्सपीरियंस करने हैं, क्यों ना आप लोग पहले ही आपका बैकग्राउंड डेवलपमेंट से है तो आप स्टार्ट कर दें, उसके बाद हर बच्चे को सिखाना आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। तो उन्होंने कोई कंपटीशन रखा 40 डेज़ का या 30 डेज़ का, जिनमें हमें कंप्लीट करना था कोडिंग। तो नूर भाई, मैं, शुमाइल भाई, इन्होंने बहुत सिखाया और कॉन्फिडेंस भी दिया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस इतने लेवल पे नहीं था जितने लेवल पे शुमाइल भाई का था या नूर भाई का था। तो उन्होंने सिखाया भी और कॉन्फिडेंस भी दिया कि आप भी कर सकते हैं। उसके बाद बुक्स कंप्लीट की और उसके बाद सर रेहान ने बोला कि आपको ये प्रोजेक्ट संभालना है, वाइब कोडिंग के बच्चों को सिखाना है और क्लासेस को मैनेज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया। और उसके बाद रेहान डॉट एजुकेशन, जहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, रेहान अकेडमी पे SCCL कोडिंग, ये वैसे तो बनाए तो आलियान भाई ने थे स्टार्ट में। उसके बाद उसको संभालना, क्योंकि देखें ना, जब आप टेस्टिंग लेवल पे कोई काम कर रहे थे बन जाता है, उसके बाद आप किसी को दे देते हैं कि भाई आप इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बनाने एज कम्पेयर टू बनाने के। तो उनको मैनेज किया, उसमें न्यू न्यू चीज़ें जो मुझे लगता था कि इसमें मुश्किल है वो ऐड करता गया, और बाकी आप लोग जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने सजेशन दी और फीडबैक दिया कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सब लोगों का कि आपने सजेशन दी, फीडबैक दिया कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। इससे मेरे अंदर ये भी चीज़ पैदा हुई कि फीडबैक से कैसे मैं चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ और यूज़र फ्रेंडली कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही यूज़र हैं। तो आपको ही अगर मज़ा नहीं आएगा तो बाकी किसी को कैसे आएगा। तो बस यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए बस फीडबैक वगैरह लेते गए और उसी को ठीक करते गए, और ये जर्नी थी मेरी खैरपुर से लेके आज डेवलपमेंट रेहान फाउंडेशन तक। ज़बरदस्त फरहान भाई, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अगेन कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने और आपने हमारे वाइब कोडिंग कोडिंग प्रोजेक्ट्स को और हमारी जो रेगुलर वेबसाइट्स हैं उनको आपने 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर योर सर्विसेज। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वेबसाइट बनाना तो मुश्किल है, कोई प्लेटफॉर्म बनाना तो मुश्किल है, लेकिन उसको मेंटेन करना और उसको एक्टिव रखना ये और भी ज़्यादा मुश्किल है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई बिलीव। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट फरहान भाई। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि मैंने भी वाइब कोडिंग इंट्रोडक्शन से पहले मुझे थोड़ा सा तजर्बा था कि मैंने 3-4 महीने एक प्रोग्रामर थे हमारे रिजवान भाई, उनके अंडर मैंने बाकायदा कोडिंग्स की कुछ क्लासेस ली थी, प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की। तो मुझे कुछ पता है थोड़ा सा कि कितना मुश्किल होता है वो फेज। तो आप जब उस फेज से फिर आपको वाइब कोडिंग का इंट्रोडक्शन जब हुआ, तो आपकी क्या तासुरात थे, आपने क्या सोचा कि ये किस तरह ये चेंज आ रहा है कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में? अच्छा रहमत भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अर्न माइंडसेट था, तो जब अर्निंग माइंडसेट आपका होता है और करियर माइंडसेट, यानी कि आप जब चीज़ों को लॉन्ग टर्म में देख रहे होते हैं तो आप न्यू न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने में आपको अच्छा लगता है और आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे होते।
तो ऐसे ही मेरा भी एक्सपीरियंस था कि जब मैं आया था तो मैं हैंड्स ऑन कोडिंग करता था। लेकिन जब वाइब कोडिंग का सुना कि एआई से आप चैटजीपीटी से कोड लेके, कर्सर से कोड लेके आप यहाँ पे उसको लोकल रन कर सकते हैं या सर्वर पे डायरेक्ट रन कर सकते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि न्यू एक्सपीरियंस था और एक्सपोजर मिला कि एआई की मदद से हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जब मैं एक और अच्छी बात आपको बताऊं कि मैंने पहली बार सर्वर पे डिप्लॉय आके रेहान फाउंडेशन में ही किया था। वो आपको समझाऊं कैसे। मैं हैंड्स ऑन कोडिंग करता था तो सारी चीज़ें लोकली बनाते थे, वो मेरे लैपटॉप में ही चल रही होती थी, किसी और के लैपटॉप में नहीं चल रही होती थी। तो यहाँ पे आया तो हमें सर्वर की सहूलियात वगैरह मिली, डेटाबेस मिला कि ये पहले हम लोकल जैम्प यूज़ करते थे, उसके यूज़ से हम सारी चीज़ें लोकली बनाया करते थे। लेकिन यहाँ पे आके सर्वर पे चीज़ें डिप्लॉय करके दूसरे के लैपटॉप में जब ऑन होती थी तो मज़ा ही कुछ हो रहा था। और ये एक्सपोजर भी यहीं से मिला वाइब कोडिंग करते हुए। और हाँ, एक बिल्कुल चीज़ और ऐसे। ऐड कर दूँ कि हैंड्स ऑन कोडिंग से जो जो चीज़ें 6 मंथ से बनती थी, 1 ईयर लग जाता था, वो चीज़ें जब 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन में बनना स्टार्ट हो गई, तो लगना स्टार्ट हो गया कि भाई ये चीज़ भी सीखनी चाहिए, वरना लोग हमसे आगे निकल जाएँगे और लोग आगे निकल जाएँगे तो वो हमसे अच्छा कमाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात हम पीछे रह जाएँगे इस रेस में। तो जितने चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे ही फरहान भाई। अच्छा फरहान भाई, हमारी उन ऑडियंस के लिए जो वाइब कोडिंग की टर्म जिनके लिए नहीं है, तो अगर आप 1 मिनट में उनको एक्सप्लेन कर दें कि ये वाइब कोडिंग क्या होती है। अच्छा, अब तो सबके लिए वाइब कोडिंग यानी कि 1.5 से 2 साल हो गए हैं, तो अब हर किसी के लिए जनरल ही हो गई होगी। लेकिन अगर किसी के लिए नहीं हुई तो उनको यही बताना चाहूँगा कि भाई टाइम है, सीख लें, वरना पीछे रह जाएँगे। और इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊँ कि ये देखेंगे, आप एक चीज़ आप सीख रहे हैं और उसको कर रहे हैं हैंड्स ऑन, 3 से 6 महीने एक काम में लग जाते हैं और दूसरा काम 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन में वही काम बन रहा है। वही सेम वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं, वहाँ पे 1 दिन में बनती है, वहाँ पे 6 मंथ में, तो आप कौन-सी चूज़ करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है आप 1 दिन वाली को ही चूज़ करेंगे। तो भई आप 1 दिन वाली को ही लग जाएँ और वाइब कोडिंग करके आप अच्छे से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना लें। और अगर आपको वाइब कोडिंग में दिलचस्पी नहीं है, आप हैंड्स ऑन करना चाहते हैं, तो वो भी आप एक्सपेरिमेंट ले लें। लेकिन वहाँ पे भी यही असूल होता है कि जब आप एक बार कोई चीज़ कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, 4 बार, उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट करना ही होता है। आपको जाके उनके प्लेटफ़ॉर्म से कोड उठाना ही होता है, गिटहब से जाके कोड उठाना ही होता है, जहाँ पे लोगों की रिपो वगैरह पड़ी होती हैं। आपको वहाँ से कोड उठा के अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लगाना ही होता है। तो आप एआई का इस्तेमाल भी कर लें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा और जल्दी से जल्दी काम मिल सके। बिल्कुल फरहान भाई, और रेहान स्कूल सिस्टम वाइब कोडिंग आपको ऑफर भी करता है कि आप हमारे साथ वाइब कोडिंग आकर सीखें। हमारा एक प्रोग्राम है बाकायदा इसका, और हमारी 5 बुक्स हैं, बुक 1 से लेके बुक 5 तक, जिसमें हम बहुत सिंपल टास्क से लेके बहुत टीडियस और बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क तक और ऐप डेवलपमेंट तक हम आपको इस कोर्स में सिखाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो टू rehanacademy.net और वहाँ एक्सप्लोर करें वाइब कोडिंग को, तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड यू विल लव इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और फरहान भाई, रेहान स्कूल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से हमें बताइएगा कि वाइब कोडिंग को जब हमने इंट्रोड्यूस किया रेहान स्कूल स्टूडेंट्स को, तो ये उनके लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हुआ। सर, सबसे पहले मैं अगर एज ए स्टूडेंट और रेहान स्कूल की वाइब कोडिंग की जर्नी को बताऊं कि मैंने स्टार्ट में आके क्या फ़ील किया, तो वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें, अब मुझे जो चीज़ें वेबसाइट देखते हैं हम, क्योंकि किसी बंदे को अगर एक्सपेरिमेंट है और उनको इंटरेस्ट है, आईटी रिलेटेड बंदा है कोई, और वो वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है, ऐप्स को एक्सप्लोर करता है, तो वो जब देखता है तो वो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि काश मैं ये बना दूँ, काश मैं ये बना दूँ। और जब वो उसको चीज़ वाइब कोडिंग एआई के आने के बाद तो वो चीज़ें आसान हो गई। तो एआई उसको ऑफ़र कर रहा था कि आप इसको 1 घंटे 2 घंटे में बैठ के बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना आता तो किसी सीनियर से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि कैसे, आपको एक राह दिखा देगा। उसके बाद आप वो सारी चीज़ें जो आप देख रहे होते हैं फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, वो आप खुद जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट लेवल हाई चला जाता है। और जब मेरे लिए जो मज़े की बात थी, तो ऐप जब पहले क्रिएट की तो मुझे बहुत यानी कि एक सुकून और एक इत्मीनान फ़ील हुआ कि भई अब डायरेक्शन सही है। यानी कि जहाँ पे क्योंकि ऐप बनाने में मुझे लग रहा था कि मुझे 1 साल से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। लेकिन फिर जब 1 दिन 2 दिन में बना लिया तो भई बहुत इंटरेस्ट और बढ़ा इन चीज़ों में कि एआई को और एक्सप्लोर किया जाए। अगर कोडिंग की फ़ील्ड में उन्होंने ये ये स्पीड पकड़ी है तो बाकी फ़ील्ड में भी स्पीड पकड़ी होगी। तो भई
जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आगे बढ़ना ही मोटिव था। बिल्कुल ऐसा ही फरहान भाई। और रेहान भाई भी इसी पे एम्फसाइज करते हैं कि हमने स्टूडेंट्स को ये सीखना सिखाना है कि उन्होंने एआई के साथ कैसे सीखना है। उन्होंने अगर कोई प्रॉब्लम देखनी है अपने इर्द गिर्द तो फ़ौरन उनका दिमाग जो है, जो उनका माइंड है, वो इस तरह काम करना चाहिए कि हाउ आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम थ्रू कोडिंग, थ्रू एनी एप्लीकेशन, थ्रू एनी वेबसाइट। तो अगर हमारा दिमाग उस तरह से काम करने लग जाए तो हम प्रॉब्लम को एक बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हैं। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते बल्कि उसका सोल्यूशन ढूंढने की तरफ हमारा माइंड जाता है। तो सोल्यूशन पे निकल भी आते हैं। तो दैट्स व्हाट रेहान भाई वांट्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स कि थिंक लाइक अ कोडर, थिंक विद एआई, थिंक विद एप्स, थिंक विद कोडिंग। एंड हैट्स ऑफ टू यू फरहान भाई कि आपकी इसमें बहुत हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है। अच्छा फरहान भाई, ऑफ कोर्स हर चीज़ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो आपको पिछले 1.5 साल में क्या फील हुआ कि वाइब कोडिंग ऑल्दो थ्रू एआई हम बहुत आसानी से प्रॉम्प्ट लिख के हम कोडिंग करते हैं, पर इसमें भी क्या-क्या चैलेंजेस और क्या-क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं? सर जैसे कि मैं बताना चलूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि एक देखें आप मुआवजा कर रहे हैं दो चीज़ों का, एक हैंड्स ऑन कोडिंग का और एक वाइब कोडिंग का, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट ये था कि सर रेहान तो मना करते रहते हैं कि भाई इस चीज़ को आप छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, लेकिन मैं ये बोलना चाहता था कि आप जब एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि बैटरी कहाँ पे है, चार्जिंग कहाँ पे लगाना है, तो आप नहीं चला पाएंगे। मैं ये बोल रहा था कि आपको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की होनी चाहिए कि ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, इसकी जगह पे अगर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा तो मुझे और अच्छे तरीके से वेबसाइट मिलेगी और अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैं बना सकूँगा। तो मेरा ये बोलना था कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंट अगर, क्योंकि एआई आने के बाद आप कोडिंग तो स्पीड कर चुके हैं, लेकिन आप सीखना भी स्पीड कर देना। चैट से पूछ लें कि ये लैंग्वेज इस्तेमाल, सिर्फ प्रॉम्प्ट की बात है। आप चैट से पूछें अगर ये आपने ऐप बनाने में मुझे ये कोड दिया है तो इसके पीछे मकसद क्या है। यानी कि अगर कोडिंग कर रहे हैं हम और कोडिंग में पीएचपी लैंग्वेज हमने यूज़ की, तो उसकी जगह हम अगर जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस और मंगोडीबी ये डेटाबेस यूज़ करें तो ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद रहेगा। और न्यू न्यू चीज़ें अगर आप लैंग्वेजेस एक्सप्लोर करते जाते हैं तो आपको और भी इंटरेस्ट पड़ता है और आपको और भी पता चलता है कि पीएचपी से कैसी वेबसाइट बनी है और नोड जेएस से कैसी बनी है। तो आप ये बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किस लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़र आते हैं और यूज़र को अट्रैक्ट करते हैं। ये फ्रेमवर्क्स टेलविन सीएसएस और बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क्स ये यूज़ करके आप कितना अच्छा वेबसाइट को बना सकते हैं, और खाली आप पीएचपी में सीएसएस को अटैच करके किस तरह बना सकते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो अ, फिर भी यही बोलना चाहूँगा कि आप हैंड्स ऑन ना जाएं, लेकिन ज़रा इतना अपना दिमाग छोटा सा इस्तेमाल कर लें, या वो भी एआई का ले लें, क्योंकि हम थिंकिंग विथ एआई करना है ना। तो एआई को आप प्रॉम्प्ट दे देंगे, ये अगर आप लैंग्वेज दे रहे हैं तो इससे अच्छी अगर मैं वेबसाइट बनाना चाहूँ तो मुझे क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ करने होंगे, क्या डिपेंडेंसीज, क्या पैकेजेस यूज़ करने होंगे। अगर वो बोलता है कि ये पैकेज ये डिपेंडेंसी यूज़ करो, तो वही एआई को बोल दो कि आप मेरे कोड में ये चीज़ें इंस्टॉल करके और मुझे बताएं कि और मैं अपना कोड कर्सर के थ्रू कोड के थ्रू ये सारी चीज़ें चला सकूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा पर्सपेक्टिव। बिल्कुल फरहान भाई, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज हमें एक्सटेंड करनी चाहिए, अपना दायरा वसी करना चाहिए, और लर्निंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ना सिर्फ पीएचपी बल्कि हमें और भी इसमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और भी अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड करते रहना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा करते हैं कि सिर्फ वो कोड पे ध्यान देते हैं, कॉपी पेस्ट, लेकिन हर एआई टूल बाकायदा उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा होता है कि आपको ये एरर क्यों आ रहा है और इसको आप ये करेंगे तो सॉल्व होगा, इस कोड का मकसद ये है, अगर आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो इससे ये रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर हम उनको भी थोड़ा गौर से पढ़ें साथ साथ, तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हमें माइंड में समझ आ रही होती हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, बजाय इसके कि अगर हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करें। थोड़ा सा अगर हम इंस्ट्रक्शंस पे भी गौर करें तो हमें समझ आता है कि इस कोड से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। जी बिल्कुल, ज़रूर, यही चीज़ मैं जी समझा रहा हूँ। फरहान भाई, आज के अप्रैल 2026 में हम बैठे हुए हैं, तो आप कौन से एआई टूल, टॉप 3 एआई टूल हमें रेकमेंड करते हैं इफ़ वन इज़ परस्यूइंग वाइब कोडिंग?
सर वाइब कोडिंग के अगर मैं टूल्स आपको बताऊं तो सबसे पहले क्लाउड कोड, आप इसको आज इंस्टॉल करके सबसे पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करके उसके बाद आप क्लाउड कोड को आप चैटजीपीटी से सिंपली पूछ लें कि मैं इस पूरे क्लाउड कोड को अपने सिस्टम में कैसे ला सकता हूँ लोकली, फिर उसको आप अटैच कर लें, कर्सर से अटैच कर लें, उसको इंटीग्रेटिव से अटैच कर लें, फिर अटैच करके उसको चलाना स्टार्ट कर दें, वो बहुत अच्छा कोड देगा आपको और वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाएगा। फिर वही बात आ जाती है कि देखें, एक आपको लिमिट्स दी जाती हैं कि टोकन्स के ये लिमिट्स है, आपको इतने यूज़ करने हैं, आपको फिर भी पेड पे जाना होता है। तो उसके सोल्यूशन भी आप एआई से पूछ लें कि मैं कौन सी एपीआई यूज़ करूं या कौन सी इसमें फ्रेमवर्क या पैकेजेस यूज़ करूं कि मैं इसी सेम चीज़ को मैं फ्री में चला सकूं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन भी ऑलरेडी होगा ना एआई के पास। तो एआई ऐसी चीज़ है कि आपको जाके सोल्यूशन भी ढूंढ ला के देगी, कहीं ना कहीं से चीज़ें मुश्किल होंगी, आपको एक रात जाके बैठना पड़ेगा या 4 से 5 घंटे फोकस से बैठना पड़ेगा ताकि आपको वो चीज़ मिल सके। तो 3 मैं टूल्स बता रहा था, एक क्लाउड कोड हो गया, कर्सर हो गया अगर आप वाइब कोडिंग कर रहे हैं, और आप एंटी ग्रेविटी, ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें। और इनके बग्स वगैरह इनके अंदर ब्राउज़र होते हैं, वहीं पे आप वेबसाइट को खोला करें। मैं यही प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, अपनी टीम को भी यही समझा रहा होता हूँ कि अपने आपने जिस टूल पे काम कर रहे हैं, जिस टूल के अंदर आप कोड लिखवा रहे हैं, तो उसी ब्राउज़र के अंदर या आप ना वेबसाइट को खोल लें और वहीं पे चेक करें, टेस्ट करें, क्योंकि वाइब कोडिंग ऐसी चीज़ है। अगर अहमद भाई मैं देखो आपको बताऊं कि एक वेबसाइट जब आती है ना, क्लाइंट आता है कि मुझे वेबसाइट बना के दो, पूरी एक टीम, अगर हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे एक पूरी टीम होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर होता है जो उस चीज़ को देखता है कि इस चीज़ को कैसे बांटूँ काम में, और उसके बाद डिज़ाइनर होते हैं जो इस पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। दूसरा ये प्रोफेशन बताता जा रहा हूँ, प्रोडक्ट मैनेजर जो पूरे प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा होता है और उसको हिस्सों में बांटता है कि ये काम फला बंदा करेगा, ये फला। उसके बाद डिज़ाइनर आ गया, वो डिज़ाइन करता है पूरी वेबसाइट को। उसके बाद डेवलपर आता है जो कोड उसी डिज़ाइन को देख के, फिग्मा की डिज़ाइन है या कोई भी डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को देख के वो कोड लिख रहा होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बने, मेरी डिज़ाइन जैसे डिज़ाइन मुझे डिज़ाइनर ने दी है वैसे ही मुझे कोड लिखना है। 3 चीज़ें। उसके बाद टेस्टर के सॉरी डेवलपमेंट में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर हो गया यानी कि वो डिज़ाइन बनाएगा, और एक बैक एंड डेवलपर जो एपीआई और डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेगा और सारी सिस्टम में वो सारी चीज़ें चलाएगा। तो ये 4 चीज़ें हो गई, फ्रंट एंड डेवलपर भी होगा, बैक एंड डेवलपर भी होगा। उसके बाद वो वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद टेस्टर उसको टेस्ट करेगा कि इसको चला के देखूँ, सारी चीज़ें करके देखूँ, और वो जब टेस्ट करेगा, टेस्ट करके प्रोडक्ट मैनेजर को बताएगा कि भाई अब सही चल रही है। अगर टेस्ट करने वाला कहीं पे बताएगा यहाँ पे बग आ रहा है, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो डेवलपर फिर सॉल्व करेगा। डेवलपर सॉल्व करते करते अगर उसको पता चल गया कि डिज़ाइन ऐसी नहीं बन रही, तो डिज़ाइनर फिर उस डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करेगा। अगर डिज़ाइनर भी ये बोले कि ये डिज़ाइन तो थोड़ा सा ये है या वो, क्योंकि एक्सक्यूज़ हर कोई इंसान बनाता है कि इंसान माइंड सुस्त होता है, वो बोलता है कि कहीं ना कहीं मुझे टाइम मिल जाए, सोने का टाइम मिल जाए या कुछ ऐसा, या काम से भागने दिमाग यहीं पे लगा होता है। तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है कि मैं फिर से इसको समझूं और सही से काम बांटूं, क्योंकि शायद बंदे में गलती हो या वेबसाइट में गलती हो। तो ये सारी चीज़ें अब एआई का एक टूल ही कर रहता है। कर्जर के अंदर ये आपका टेस्टर है, कर्जर के अंदर ये आपका फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, डिज़ाइनर है, सारी चीज़ें। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, और प्रॉम्प्ट भी आप वही भी एआई से लिखवा दें। आप अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, वो भी एआई से लिखवा दें। अगर उसमें कोई डाउट हो रहा है वो भी एआई से पूछ लें। सारा कुछ एआई से करके आप एक वेबसाइट को 6-7 बंदों का काम। अच्छा, मैं आपको अगर बताऊं, एक वेबसाइट जब आती है मार्केट, कोई क्लाइंट आता है कि मुझे वेबसाइट बना के दो, प्रोडक्ट मैनेजर की 2 लाख रुपए सैलरी, डिज़ाइनर की 1.5 लाख रुपए सैलरी, वेब डेवलपर 1.5 लाख रुपए सैलरी, फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, यानी इनकी सैलरी एक मंथ की 10-12-15 लाख 20 लाख बनती है। वो एक टूल आप $20 का खरीद के उस पर काम करना। लोग बोलते हैं कि ये भी फ्री का यूज़ करें, लेकिन मैं बोलता हूँ $20 फिर भी करने चाहिए। मैं तो खुद पर्सनल अपना लैपटॉप है तो उसमें मैंने बाय किया। हर मंथ जब सैलरी आती है तो सबसे पहले मैं टूल्स वगैरह जो भी बाय किए हुए हैं उसके कट जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को एक अच्छे तौर पे समझता हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है मेरे लिए कि मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और न्यू क्योंकि न्यू जो भी चीज़ें आती हैं वो मार्केट में, तो मैं चाहता हूँ कि इन पे इन्वेस्ट किया जाए। ये वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्ट है। तो ये बिल्कुल आपने सही बता रहा था। बिल्कुल फरहान भाई, ये वेस्ट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको बहुत हाई रिटर्न्स आपके लिए लेकर आती है। एग्री विद। अच्छा फरहान भाई, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने माइंड को रिवाइंड करें और पिछले 1.5 साल में मुझे वो मोमेंट बताएं जहाँ पर आपने बहुत
प्राउड फील किया हो कि आपका रोल आपके होने की वजह से रेहान स्कूल ने कुछ बहुत अहम अचीव किया हो? अच्छा सर, जैसे मैं बताता चलूँ आपको कि ना जब वाइब कोडिंग न्यू न्यू स्टार्ट हुई थी तो उसमें जब बुक्स कर रहे थे हम, बुक 1 2 3 4, जब एक एक बुक कंप्लीट होती जाती थी तो प्राउड महसूस होता था, और खुद पे प्राउड और फ़ख्र महसूस होता था। और ये सारी चीज़ें जब सर रेहान भी बताते थे और मोटिवेट करते थे कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और आपको ये करके अ, उसी स्टेप्स पे चलते थे। तो वो स्टेप जब हम कंप्लीट करके और सारी चीज़ें सही से करके, और जब बुक कंप्लीट करते थे, ये बुक 4 जब कंप्लीट की मैंने, जब आपको पहले बताया था, जब मैंने पहला ऐप बनाया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब मैंने बुक 4 पहले कंप्लीट की थी तो उस पे भी मुझे यानी कि एक प्राउड महसूस हुआ था। उसके बाद जब रेहान रोड एजुकेशन या रेहान अकेडमी जो कि आलियान भाई ने बनाई थी, तो उसको जब मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया, तो मैनेज करते-करते जब सर रेहान ने भी खुद एप्रिशिएट किया, टीम मेंबर्स ने भी एप्रिशिएट किया, वो सारी चीज़ें जब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आई, तो वो प्राउड एक फील हुआ कि भाई हाँ सही जा रहे हैं। और रिसेंटली सर रेहान ने एक अवार्ड दिया था बेस्ट एम्प्लॉय का, तो वहीं पे भी एक प्राउड फील हुआ था। ये सारी चीज़ें ये तो। ज़बरदस्त फरहान भाई, बहुत शुक्रिया। 26 मिनट मैंने आपके ले लिए, बहुत अच्छा लगा। दिल चाह रहा है आपसे मज़ीद बातें करें, लेकिन शायद आपको तब कहीं जाना भी है। आपने मुझे कहा था कि घर के लिए आपने निकलना है। थैंक यू सो मच फरहान भाई। लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और देखने वालों को भी आप मोटिवेट किस तरह करेंगे रेहान स्कूल सिस्टम को ज्वाइन करने के, या इस सिस्टम में मज़ीद इंटरेस्ट लेने के। अच्छा रहमत भाई, अभी तक जो मैंने बातें की सब में कोई न कोई एक्सपेरिमेंट शेयर किया है, और कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छोड़ा है कि आपको वाइब कोडिंग या करियर के हिसाब से आपको कैसे चलना है, माइंडसेट कैसे बनाना है। और एक्सपीरियंस भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि देखिए ना, जब न्यू चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और करने जाते हैं मार्केट में, तो आप पहले तो कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो डरते हैं, लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट रखना है। और जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा माइंडसेट रखें कि जो चीज़ें से ना डरे, और न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने में, यानी कि वो न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने में उनको ज़्यादातर फ़ायदा होगा। और वो न्यू चीज़ें एक्सप्लोर किया करें और किसी चीज़ से ना डरा करें। और क्योंकि अब अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उस चीज़ से डरेंगे, क्योंकि जब एक बंदा बाइक सीखता है, बाइक चलाना, तो वो पहली बार डर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करता है उसके जहन में बैठ जाता है। फिर जब वो बाइक चला रहा होता है तो उसके माइंड में भी नहीं होता था क्लच पकड़ना है, किक मारनी है, वो खुद ही मारता है और चला जाता है। तो ये चीज़ें कि स्टार्ट में आपको डर लगेगा, लेकिन डर के आगे जीत है, ये आपको जहन में बिठा के और आगे चलना है। बिल्कुल फरहान भाई, इसी बात पे मेरी तरफ से एक ड्यू आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फरहान भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई आपको मज़ीद जानकर, और इस इंटरव्यू का मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और अब इंशाल्लाह राब्ता रहेगा आपसे मज़ीद। और थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमें देख रहे हैं या जो इस रिकॉर्डेड सेशन को देखेंगे, वो आपसे इस सेशन में बहुत कुछ वो सीख सकेंगे। आपका जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत वैल्यूबल था हमारे लिए, और इस कन्वर्सेशन से मुझे, स्टूडेंट्स को, हमारे टीम मेंबर्स को ज़रूर जो हमारी वाइब कोडिंग से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, उसमें मज़ीद डेप्थ आएगी। मैं आपको मज़ीद ग्रोथ और सक्सेस विश करता हूँ फरहान भाई। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप हमारी टीम का हिस्सा रहें, और हमारी टीम को इसी तरह आप आगे लेके चलें, और ख़ुद भी आपका जो है वो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच फरहान भाई, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन सामीन, आप देख रहे थे, सुन रहे थे थैंक यू फरहान सर। हैदर कोडिंग वाला को, और आपने इनसे सुना, इनकी जर्नी सुनी। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और अपने माइंड को एम्पावर किया होगा, स्पेशली रिलेटेड टू वाइब कोडिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग एम्पावरिंग माइंड्स एंड एम्पावर योर माइंड्स। अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।